दोस्तों, बिना कोई भूमिका बनाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में दो बड़ी कंपनियों के दो बड़े सर्वे सामने आए हैं जो बड़े विश्वसनीय कंपनियां मानी जाती हैं। एबीपी सी वोटर का एक सर्वे है, एक एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे है। दोनों सर्वों में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है वोट परसेंटेज के हिसाब से और दूसरे में सीटों के हिसाब से। लेकिन एक खास बात है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं दिया, जिसका तरफ मेरा ध्यान गया, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, रिपीट करके पढ़ूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो मेरे साथ देखना पड़ेगा। तो ये जो सर्वे एक बिल्कुल खास बात बता रहे हैं कि पिछले 30 साल में पहली बार, दोस्तों पहली बार राजस्थान के वोटर का वोटिंग ट्रेंड बदल रहा है। ये सर्वे बता रहे हैं, आपको भी जानकर हैरानी होगी। तो क्या यह निष्कर्ष माना जाए कि सर्वे वाले जो कह रहे हैं उसके हिसाब से पहली बार क्या नतीजा भी बदल जाएगा 30 साल में? यानी रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा? या फिर सर्वे वाले इस ट्रेंड को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये तमाम सर्वे गलत साबित होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 10-12 मिनट लूंगा, सिर्फ 10-12 मिनट, और आपको इस वीडियो के जरिए खास बात बताने वाला हूं जो आपको किसी और चैनल में नहीं दिखेगा। सर्वे की बात करते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, बीजेपी को वोट परसेंटेज 45%, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 42%, दोनों का मिलाकर वोट परसेंटेज 87%, बाकियों के खाते में 13%। इसी तरह दूसरा सर्वे एनडीटीवी का, बीजेपी को करीब 44%, कांग्रेस को करीब 41%, कुल मिलाकर 85%, बाकियों के खाते में 15%। अभी भी नहीं आप समझे तो और समझाता हूं। टाइम्स नाउ इंडिया टीवी में सीटें दी गई हैं, 125 बीजेपी, 72 कांग्रेस, दोनों मिलाकर 197 सीटें। और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200। तो बाकियों, आरएलपी इतना जोर लगाए हुए है, मायावती इतना जोर लगाए हुए है, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जोर लगाया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ने जोर लगाया हुआ है, फिर बागी हैं, निर्दलीय हैं, पैराशूटर हैं, दागी हैं, दल बदलू हैं, इन सब के खाते में सिर्फ 3 सीटें, सिर्फ 13% वोट। अब बताता हूं ट्रेंड क्या बदला है। पिछले 30 साल का ट्रेंड बताता है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 80% से ऊपर वोट डिवाइड नहीं हुआ। पिछली बार भी 38 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट समथिंग, तो 79% वोट था। बाकी 21% वोट और 27 सीटें अन्य के खाते में गई थी, जिसमें छोटी पार्टियां, दागी, बागी, पैराशूटर सब मिलाकर शामिल थे, निर्दलीय सब मिलाकर शामिल थे। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। मोटे तौर पर करीब 20-21% वोट और 15 से लेकर 20-22 सीटें इन अन्य के खाते में जाती रही हैं 30 सालों में। पहली बार क्या हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों 40+ वोट हासिल कर रहे हैं। और पहली बार जो चीज हो रहा है तो उसके आधार पर आप कैसे तय कर सकते हो कि सीटें कितने को मिलेगी? क्योंकि पहली बार जो चीज होती है उसको सत्यापित करने का, उसके क्रेडेंशियल बढ़ाने का, तुलना करने के पास, सर्वे करने के वालों के पास कोई आधार नहीं होता है। आसान शब्दों में समझाता हूं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई आई, पहला चुनाव लड़ा, सर्वे करने वाले कतई अंदाज नहीं लगा पाए कि कितनी सीटें मिलेंगी। मिली करीब 28 सीटें करीब। दूसरा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, लेकिन सर्वे करने वाले कोई अंदाज नहीं लगा पाए क्योंकि पिछली आधार नहीं था उनके पास। आप समझ गए ना? तीसरी बार उन्होंने अंदाज लगा लिया क्योंकि पिछली 2 बार का आधार था। तो अब राजस्थान में पहले क्या होता था कि सर्वे करने वालों को पता होता था कि 80% वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंटना है, 20-21% अन्य के खाते में जाना है, तो उस हिसाब से वो आंकलन कर लिया करते थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। इस बार ये चीजें हो नहीं पाएंगी क्योंकि सर्वे वाले खुद कह रहे हैं
कि पहली बार ऐसा होगा 30 साल में जब कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर सी वोटर एबीपी न्यूज के अनुसार तो 87% वोट, एनडीटीवी और सीएसडीएस के अनुसार करीब 85% वोट, बाकी चैनलों के हिसाब से भी 84, 85, 86% वोट दोनों के बीच में बंट रहा है। तो यही आपका अनुमान गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में आप कैसे अंदाजा लगा पाएंगे कि किसको कितनी सीटें पहली बार के आधार पर मिल सकती हैं, क्योंकि इतने वोट परसेंटेज के बाद को आधार मानने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। आप समझ गए। एक दूसरा मेरा फॉर्मूला जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सही निकला था कि बीजेपी को सर्वे में जितनी सीटें दी जाती हैं 10-12 सीटें उसमें से घटा दी जाएं, कांग्रेस को जितनी सीटें दी जाती हैं 10-12 सीटें बढ़ा दी जाएं। इसके हिसाब से देखा जाए तो सी वोटर बीजेपी को 119 सीटें दे रहा है, तो मेरे फॉर्मूले के अनुसार तो बीजेपी की 107-108 सीटें करीब आनी चाहिए। कांग्रेस की 72 सीटें हैं, सर्वे को अगर सर्वे सही है तो 72 में आप 12-13 सीटें जोड़ लीजिए, 85 सीटों तक कांग्रेस पहुंच जानी चाहिए। और इसमें 3% से 5% का मार्जिन जोड़ दिया जाए, नेगेटिव स्विंग एक तरफ या नेगेटिव स्विंग एक तरफ, तो कहानी बदल जाती है। लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट यहां नया है। वो मजेदार ट्विस्ट है फंसी हुई सीटों का। फंसी हुई सीटों का आंकलन कोई सर्वे नहीं लगा सकता, खासतौर से राजस्थान में। नए ट्रेंड के अनुसार, पुराने ट्रेंड में तो सीटों का, फंसी हुई सीटों का मोटा मोटा आंकलन निकल जाता था। कई बार क्या करते हैं सर्वे वाले, जब फंस जाते हैं ना, तो आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि जब फंस जाते हैं तो आधी आधी बांट देते हैं कि चलो फंसी हुई, मान लीजिए 40 सीटें फंसी हुई हैं तो 22 के आसपास बीजेपी को दे दी, 18 के आसपास कांग्रेस को दे दी, या कांग्रेस को 22 दे दी, बीजेपी को 18 दे दी, ऐसे बांट लेते हैं। लेकिन चूंकि आप पहली बार कह रहे हैं कि 80+ वोट शेयर, 87% दोनों पार्टियों के बीच बटेगा, कुछ सर्वे कह रहे हैं 200 में से 197 सीटें दो पार्टियों में बटेंगी, तो फिर फंसी हुई सीटों की तो महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, आप कोई उदाहरण दीजिए। लीजिए उदाहरण आपको देता हूं। उदाहरण यह है कि पिछले चुनाव में आप देखिए 5000 से कम अंतर से हारी जीती संख्या सीटों की 39 थी राजस्थान में, 200 में से 39, यानी हर 5वीं सीट फंसी हुई थी, हर 5वीं सीट फंसी हुई थी। गौर कीजिएगा, इन 39 में फंसी हुई सीटों में से बीजेपी को 17 मिली जबकि बीजेपी चुनाव हारी थी, कांग्रेस को 14 मिली जबकि कांग्रेस चुनाव जीती थी, अन्य के खाते में देखिए 8 सीटें गई। इस बार ये 8 दिख नहीं रही कहीं भी, तो ये 8 दोनों के बीच में क्या आधी आधी बांट दी जाए? सोचिए, आप सोचिए। एक नया आंकड़ा देता हूं, वो आपको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। आपको 3000 से 5000 के अंतर से, इन 39 में से 3 से 5000 के अंतर से 19 सीटें जीती गई। अब 19 सीटों में मजेदार बात है कि बीजेपी के खाते में 6 गई, कांग्रेस के खाते में 6 गई, 12, बाकी 7 सीटें बच गई। 7 सीटें अन्य के खाते में चली गई। अन्य यानी छोटी पार्टी, अन्य यानी निर्दलीय, अन्य यानी कोई बागी, अन्य यानी कोई पैराशूटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के चुनाव के बारे में कोई अंदाजा लगाना क्यों मुश्किल है। पहला बात तो ये कि अगर ये तमाम सर्वे गलत साबित हुए, वो ट्रेंड नहीं रहा वोटर का, दोनों पार्टियों को 80% के अंदर, वोटिंग परसेंटेज के अंदर निपटा दिया वोटर ने, तो क्या होगा? कहानी बिल्कुल बदल जाती है। और मान लीजिए ये ट्रेंड सही है, 45%, 42% दोनों के बीच बढ़ता है, 87, 85, 86% दोनों को मिलता है, तो कहानी बदल जाती है। फिर फंसी हुई सीटों का क्या? तो ऐसे में मोटे तौर पर अगर हम मानकर चलें कि ये ट्रेंड सही है, लेकिन फंसी हुई सीटों के आधार पर सीटों का आंकलन करना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बात एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकारी गई है कि साहब हम वोट परसेंटेज बता रहे हैं, हम सीटें नहीं बता सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है, हम सिर्फ छोटा सा एज, स्लाइट एज कांग्रेस को दे रहे हैं, बीजेपी को, माफ कीजिएगा, छोटा सा एज, स्लाइट एज बीजेपी को दे रहे हैं, बड़ा एज भी नहीं। तो यह बात ईमानदारी से स्वीकार ली। दूसरे चैनल वाले शायद, क्योंकि टीआरपी तभी मिलती है और वोटर को भी परसेंटेज से लेना देना नहीं होता, वो तो चाहता है सीटें बताओ साहब, सीटें बताओ, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ऐसे में 3 संभावित नतीजे निकल सकते हैं।
अगर फंसी हुई सीटें 70%, 75% एक तरफा बीजेपी के खाते में जाती हैं तो बीजेपी 135, 140 तक जा सकती है। अगर फंसी हुई सीटें बराबर की बढ़ती है और ट्रेंड सही है, फंसी हुई सीटें बराबर की है, तो बीजेपी 106, 108, 109 तक जा सकती है। और अगर, सबसे बड़ी बात, और अगर फंसी हुई सीटों में एक तरफा कांग्रेस की तरफ चली जाती है तो कांग्रेस 100 के आंकड़े को छू भी सकती है, पार भी कर सकती है। ये एक संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात ये। दूसरी बात है कि फंसी हुई सीटों को लेकर, चूंकि सर्वे के समय ये फंसी हुई सीटों का मोटे तौर पर आकलन नहीं था कि कौन बागी हो जाएगा, कौन निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा, तो इसलिए उसको समावेश उसमें नहीं किया गया है। तो जिसके आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये जनरल ट्रेंड है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो सर्वे बता रहे हैं। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।